तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के सेशन में। 3 दिन का ये सेशन है, 17, 18, 19, जिसमें हम बेसिकली पूरा बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप मेरे को बताइएगा कि पीपीटी क्लियर है क्या। पीपीटी स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेशन में, डे 1 रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। दोस्तों छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। किसी शांत जगह पे रह के मीटिंग को अटेंड करें। ये जो आज की मीटिंग है ये अराउंड 80 टू 90 मिनट्स तक चलेगी। तो इसको एक स्ट्रेच में अटेंड कीजिएगा, बीच बीच में डिस्टरबेंस ना हो तो वो देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या है कि रिदम टूट जाता है। और एंड में आप कुछ भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग लेने के लिए आप अपना कैमरा चाहे तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ करके भी आप अपना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या आपके ऊपर है सब। 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। आ, मैं चैटिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, बीच बीच में हम अपनी चैट ऑन कर लेंगे। चैटिंग को मैंने थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया है, बीच बीच में हम उसको ऑन कर लेंगे जिससे कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। दोस्तों ये 3 दिन में मेरा कमिटमेंट है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा रिटायरमेंट के ऊपर। काफी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो हम इन 3 दिन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि एवरी डे से कोई मिनिमम 1 या 2 टेक अवे आप लीजिए। कोई 1 या 2 टेक अवे आप लीजिए और उस पे आप क्या एक्शन प्लान बनाने वाले हैं वो हम नाइट में 1 घंटे के लिए ग्रुप को ओपन करेंगे। तो आपकी क्या 2 मेन लर्निंग रही और क्या आप एक्शन प्लान उस पे लेने वाले हैं, आप उसको शेयर जरूर कीजिए। पूरा कुछ आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली कहा जाता है कि किसी भी ट्रेडिंग में से 1 या 2 ऐसी लर्निंग जिसपे आप तुरंत एक्शन ले सकें। तो कोई भी एक ऐसा आपको कंसेप्ट पसंद आए या कोई ऐसा कोई फैक्ट और फिगर पसंद आए, वो आप यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डे 1 की। जैसे कल हमने अपने वेबिनार में बताया था कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जब इंडिया में आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया रिटायरमेंट प्लानिंग के सेगमेंट के ऊपर, जिसके कारण जो उनका टिकट साइज है, हमने कल दिखाया था कि 1 लाख 1.25 लाख के करीब एवरेज टिकट साइज उनके प्रीमियम का होता है। और जो एलआईसी का टिकट साइज है वो 26,000 27,000 रुपए के प्रीमियम पे रहता है। तो आज जो हम यहाँ बात करेंगे उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट कंपनीज में काम किया है। मेरे अभी भी फ्रेंड सर्कल प्राइवेट कंपनीज में वर्क करते हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है कि वो किस तरह काम करते हैं। तो उन्हीं उसी में से भी कुछ कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों किसी को भी अगर आपको कुछ बताना है, समझाना है, तो सबसे पहले जरूरी होती है कि अवेयरनेस क्रिएट करना।
कि आप अपने क्लाइंट्स के माइंड में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद आप उनको एक्शन लेने पर मजबूर करें, उनको अर्जेंसी क्रिएट करें। तो अवेयरनेस कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? 3 तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। सबसे पहला होता है कुछ एग्जांपल्स देके, जैसे आपके रिलेटिव्स में कुछ घटना घटी, सोसाइटी में कुछ घटना घटी, उसके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे विजयपत सिंघानिया का केस आया था, इस तरह बहुत सारे ए.के. हंगल जी का केस आया। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स देके आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। कुछ स्टोरीज होती हैं जो हम आज 1-2 स्टोरीज डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में फैक्ट दिखाइए, फिगर दिखाइए, डेटा दिखाइए कि किस तरह से जो रिसर्च है या डेटा है वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये 3 तरीके होते हैं मेनली किसी को भी अवेयर करने के लिए, कि आप उनको कुछ एग्जांपल्स दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल और इंसिडेंट वो हो सकते हैं, उनको कुछ स्टोरीज के थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, और फैक्ट, फिगर और डेटा इंसिडेंट आप उनको बताइए। तो जो हमारा 3 दिन का रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रेजेंटेशन होगा, वो इस तीनों ही चीज का कॉम्बिनेशन होगा, कि हम उसमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारा फैक्ट, फिगर और डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 6 P की रिक्वायरमेंट होती है। इन 6 P's पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप सेलिंग या लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों पैशन, कि आपको अपनी एजेंसी, अपने व्यवसाय के लिए पैशनेट होना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको ऐसा अपना गोल बनाना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा, जो आपको ड्राइव करे, जो आपकी डिजायर को उत्पन्न करे उस वो काम करवाने के लिए। क्योंकि जो सेलिंग का बिजनेस है, ये रिजेक्शन का बिजनेस है, फेलियर का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे रिजेक्शन आते हैं। लेकिन आपका वो डिजायर जो है, आपका जो पैशन है, वो आपको पुश करता है, पुल करता है आगे बढ़ने के लिए। तो कोई ना कोई आपका वाई होना चाहिए जिसको, जो आपको पैशनेट करे। दूसरा होता है प्रिपरेशन। जब हम आपको इन 3 दिन में आप काफी कुछ चीजें सीखोगे, तो आपके अंदर एक पैशन आएगा कि मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस पे वर्क करना है। उसके बाद आपको दोस्तों प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कि आप सीधे ही नहीं जा सकते। हो सकता है आपको किसी के साथ रोल प्ले करना पड़े, अपने आप में प्रैक्टिस करना पड़े, कुछ प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस आपको शीशे के सामने करना पड़े, या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू करना पड़े। तो सब प्रिपरेशन का पार्ट होती है। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट, कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई खुद से प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे एट द एंड ऑफ द 3rd सेशन हम आपके साथ कुछ सर्वे फॉर्म्स पीडीएफ के रूप में शेयर करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे बीच में कंसेप्ट्स आएंगे जो आप कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो आपको अपने आप से वो प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा कि मैं डेली कितने सर्वे फॉर्म फिलअप करूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, मैं कितने लोगों को वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट बताऊंगा रिटायरमेंट प्लानिंग की अवेयरनेस के लिए। उसके बाद आपको रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते रहनी पड़ेगी। आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करते रहनी पड़ेगी अपने रिटायरमेंट के लिए, कि मैं किस कस्टमर से मिलूं, उनसे कैसे बात करूं, किस तरह बात करूं। उनको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे जो हम टोटल 7-8 तरीके सीखेंगे इन रिटायरमेंट अवेयरनेस के, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप उनको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस में करते रहना है। ये जो एक है, आप मान के चलिए एक क्लॉक की तरह चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपका जो पैशन है वो बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा पैशन होगा तो प्रिपरेशन उतनी ही बड़ी लगेगी, और प्रोजेक्ट आपको फिर उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक सर्कल चलेगा, कि आपका पहले पैशन होता है, उस पैशन को फुलफिल करने के लिए आप पूरा प्रिपरेशन करते हो, अपने लिए एक प्रोजेक्ट लेते हो, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फिर आप लोग बाग ढूंढते हो जिसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिखाते हो और उसको प्रैक्टिस करते रहते हो। मतलब डेली की डेली 2 प्रेजेंटेशन, 3 प्रेजेंटेशन, 5 प्रेजेंटेशन देना। जब आपको इसमें सफलता मिलने लगती है तो आपका पैशन और बड़ा हो जाता है। तो एक क्लॉकवाइज चलता है। तो ये सक्सेस के 6 P हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में हमें काम आते हैं। उसी तरह 3 P's होते हैं जो हमारे एथिकल या वर्क लाइफ में काम आते हैं। जैसे जब भी आप ये 6 P फॉलो करोगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
कई बार लोग आपकी बात सुनेंगे, कई बार आपको मना करेंगे। लोग आपको कई बार वेलकम करेंगे तो कई बार आपके मुंह पे ही गेट बंद कर देंगे। तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है, वहां पे आपको हार नहीं माननी है। उसके बाद परसिस्टेंस रहना है कि आपको लगातार काम करते रहना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन काम किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन काम किया, फिर 4-5 दिन छोड़ दिया। आपको कंटिन्यूटी रखनी है, परसिस्टेंस में रहना है। और प्रेयर सबसे बड़ा होता है दोस्तों, कि जब भी आप घर से निकलो तो एक प्रेयर करके निकलो, जिस भी आप प्रभु में मानते हो, कि मेरे को आज इतनी ताकत देना कि 3 लोगों का मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकूं। कि हे प्रभु, मेरे को इतनी ताकत देना कि 4 लोगों की 4 कन्यादान के लिए मैं प्लानिंग कर सकूं, 4 बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं प्लानिंग कर सकूं, 4 परिवारों को मैं बीमा के थ्रू सुरक्षित कर सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये प्रेयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पे जो इंडिविजुअल पावर है, इनविजिबल पावर है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। तो 6 P प्रोफेशन के और 3 P वर्क्स के हैं, जो हमको अपनी लाइफ में फॉलो करने होते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एटीट्यूड की। ये जो इमेज है, अगर आप इनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछोगे तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्टिव आएंगे। जैसे कोई कह सकता है कि ये बंदर जो है नीचे उतर रहा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है नीचे उतर रहा है। कोई कह सकता है कि ये जो बंदर है ये पेड़ पे ऊपर चढ़ रहा है। और कोई कह सकता है कि ये बंदर पेड़ को पकड़े हुए ऐसे ही खड़ा है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, जो एक ही दृश्य को लेके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण कहलाता है, मतलब हमारा एटीट्यूड कहलाता है। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो कह सकता है कि ये बंदर जो है पेड़ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला कहेगा कि ये बंदर जो है पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। और जो न्यूट्रल एटीट्यूड वाला है, वो आपको आंसर दे सकता है कि ये जो बंदर है ये पेड़ को पकड़ के खड़ा है। तो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम इस इंडस्ट्री में अपने वर्क को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी एटीट्यूड की बात आती है तो हमें ये स्टोरी सुनाई जाती थी कि अफ्रीका के एक जिले में एक शू कंपनी अपने एक सेल्समैन को भेजती है कि वहां पे जाओ, जो भी पोजीशन है, स्थिति है कि वहां पे हमारे शूज बिक सकते हैं तो कैसे बिक सकते हैं, वहां पे हमारा जो बिजनेस है कैसे बड़ा हो सकता है, वहां पे जाके स्थिति का जायजा लेके आओ। तो जब पहला सेल्समैन जाता है तो वहां जाके एकदम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कोई भी लोग शूज नहीं पहनते थे, कि कोई भी लोगों वहां पे शूज का, चप्पल का प्रयोग नहीं करते थे। तो वहां पे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अपने सेल्स डिपार्टमेंट में फोन करके कहता है कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत होपलेस है, यहाँ पे हमारे बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, कोई भी शूज नहीं पहनता है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेल्स नहीं होगा। और वो ऐसा कह के कहता है कि आप मेरे रिटर्न टिकट कराओ, और वो वापस आ जाता है। कुछ टाइम बाद सेम कंपनी एक दूसरे सेल्समैन को भेजती है, और जब वो वहां पे जाके देखता है तो वो सीधा फोन करता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस का स्कोप है, यहाँ पे जो लोग हैं वो शूज ही नहीं पहनते, चप्पल भी नहीं पहनते, तो यहाँ पे हम सबको वो शूज और चप्पल पहना सकते हैं। तो जो ऊपर वाला पर्सन था उसका जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव था, जबकि दूसरे सेल्समैन का जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था। तो सिचुएशन एक ही थी, दृष्टिकोण एक ही था, जो पूरा सिनेरियो था वो एक था, लेकिन एक पर्सन ने उसको नेगेटिवली बिहेव किया और दूसरे पर्सन ने उसको पॉजिटिव वे में बिहेव किया। ये हमारा दिखाता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। उसी तरह हमारा बीमे को बेचने का, लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचने का क्या दृष्टिकोण है, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। बहुत जनों ने स्टोरी सुनी होगी, इस स्टोरी का आगे एक पार्ट और है दोस्तों, कि जब वो सेल्समैन वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस करके आता है, वहां पे रिकॉर्ड तोड़ के आता है और सबसे ज्यादा सेल्स करके आता है, तो जब उनका फैसिलेशन हो रहा होता है सेल्समैन का, तो वहां पे उनसे पूछा जाता है कि हमने पहले अपना भी एक सेल्समैन भेजा था, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमारे बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, और जब आप गए तो आपने वहां पे बहुत अच्छा काम किया, इसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है। तो सेल्समैन अपना आइडिया शेयर करता है कि जब मैं वहां पे गया, जब मैं वहां पे पहुंचा
तो मैंने भी देखा कि यहाँ पे कोई भी लोग शूज नहीं पहनते, उनको शूज क्या है उसके बारे में पता भी नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने उनको कहा कि आपको हमारे शूज पहनने चाहिए, तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे मैंने उनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताना चालू किया, उनकी एक्टिविटी देखनी चालू करी कि उनके साथ क्या क्या घटना हो रही है। शूज ना पहनने की वजह से जब वो चलते थे तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर कांच कील ये लग जाते थे, कांटे लग जाते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता था। कई बार चोट इतनी गंभीर हो जाती थी कि उनको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना पड़ता था, और एक एक दो दो दिन तक वो अपना जो है वर्क वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो वहां पे मैंने उस स्थिति को समझा, उसका जायजा लिया, और वहां पे मैंने उनसे बातों बातों में उनको बताया कि ये जो आपके साथ सिचुएशन हो रही है कि आप शूज को नहीं वियर कर रहे हो, उसकी वजह से आपको इतना ज्यादा पेन को सहना पड़ रहा है, अगर इसका मैं कोई आपको सॉल्यूशन दूं तो आपको वो सुनना चाहोगे क्या? तो उसने अपने शूज का बताया कि अगर आप ये शूज पहनते हो तो आपको कोई भी कांच नहीं चुभेगा, कोई कील नहीं चुभेगी, कोई कांटा नहीं चुभेगा, जिसकी वजह से जो आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाने का खर्चा देते हो, या जो पैर में चोट लगने की वजह से आपकी जो वर्क की इफिशियंसी है वो कमजोर हो जाती है, वो नहीं होगी। दूसरा, बरसात है या फिर कीचड़ है, उसमें भी आप इसमें बहुत इजीली काम कर सकते हो। तो वहां पे उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है किस तरह उनके पेन्स को सॉल्यूशन दे सकता है, उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया, और वहां पे वो सेल्समैन नंबर वन सेल्समैन बना। तो ये दिखाता है कि किस तरह सेम सिचुएशन में आप पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू एक सॉल्यूशन देके अपना सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आप सभी को? एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, अगर यहाँ तक ये स्टोरीज क्लियर है तो एक बार बताइए, क्योंकि जिससे पता चलता रहेगा कि एक बार क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं आगे अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि आपके पास भी इस बिजनेस में रिजेक्शन आएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही हमेशा आगे चलते रहना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो भी कोई पर्सन है वो तीन वजह से डिसीजन लेता है। इमोशन की वजह से, या तो आपने उनके कोई इमोशंस को हिट किया हो, उनके पेन पॉइंट्स को हिट किया हो। दूसरा है प्रेजेंटेशन, कि आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि उसमें कस्टमर को कोई गेन दिख रहा हो, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट को लेता हूं तो मेरे को गेन होगा। या फिर आपने उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्टैब्लिश कर लिया हो, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाता है। तो जो भी जीवन बीमा है या जो भी सेल्स होती है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, कि आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, आप इमोशनली कितना कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ पाते हो, जिससे कि कस्टमर देख पाए कि मेरे जो पेन्स हैं उनका सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट में है। और आपका प्रेजेंटेशन कितना पावरफुल तरीके से आप देते हो कि कस्टमर को दिखे कि जो मेरे को गेन हो रहा है, अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो मेरे को कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो इन तीन चीज पे जो है लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा सेल होता है। दोस्तों, क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि कभी क्या आपने कोई ऐसा ताला देखा है कि जिसकी चाबी ना हो, कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। कि हैव यू एवर सीन एनी लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ओनली प्रोड्यूस लॉक विदाउट की, कि उन्होंने लॉक बना दिया हो लेकिन की ना बनाई हो। तो उसी तरह अगर इस इंश्योरेंस के बिजनेस में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन है, जिसको हम नीड बेस्ड सेलिंग कहते हैं, कि हमें नीड बेस्ड सेलिंग अपने प्रोडक्ट्स की करनी चाहिए। इसमें जो तीन पॉइंट्स हैं ये सबसे ज्यादा समझने योग्य है, कि इफ यू बाय एनीथिंग इन लाइफ, अगर आप लाइफ में कुछ भी खरीदते हैं, फर्स्ट यू फील द नीड ऑफ द दैट थिंग। कि अगर आपको कभी लैपटॉप लेना है, घड़ी लेनी है, कोई भी आपने चीज परचेस की हो, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे कि आपको उसकी नीड लगी तो आपने उसको परचेस किया है। अगर हम कस्टमर की नीड को स्टैब्लिश कर लें
तो वो उसको परचेज ही करता है, इवन उनके पास मनी क्राइसिस है। तो उसी तरह हमें लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, कस्टमर को इस तरह बताना है कि कस्टमर को उसकी नीड इस्टेब्लिश हो जाए, वो उनको लगे कि ये कोई नेसेसिटी, ये कोई लग्जरी का प्रोडक्ट नहीं है, नेसेसिटी का प्रोडक्ट है। तो उसको कंसेप्ट सेलिंग, नीड बेस्ड सेलिंग, सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग कहा जाता है। तो रिटायरमेंट क्या है दोस्तों? कहा जाता है कि व्हेन यू स्टॉप लिविंग एट वर्क, जब आप अपने काम के लिए कमाना बंद कर देते हो एंड स्टार्ट वर्किंग टू लिविंग, और खुद के लिए, अपने लिए जीना चालू कर देते हो, तो उसको रिटायरमेंट कहते हैं। मतलब कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, जब आप उससे मुक्त हो जाते हो और अपने लिए जीना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना स्टार्ट कर देते हो, तो उसको रिटायरमेंट का एक फेज कहा जाता है। तो बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कभी भी रिटायरमेंट की बात करती हैं किसी से भी, तो इसको आइस ब्रेकिंग की टेक्निक भी कहते हैं, कि वो कस्टमर से टाइम ट्रेवल विजुअलाइजेशन की बात करती हैं। वो अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास गए या किसी से भी बात कर रहे हैं जिसकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल है, तो वहां पे उनको टाइम ट्रेवल करवाती हैं। कि सर सपोज कीजिए कि आप एक टाइम ट्रेवल मशीन में बैठे हैं, वो मशीन आपको 20 साल, 25 साल दूर ले गई, और वहां पे आपकी 60 ईयर्स हो गई है। वहां पे जाके आप देखते हैं कि आप अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, उन सब से मुक्त हो गए हो, उन सब से फ्री हो गए हैं, आपने सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। 60 साल की एज पे आप रिटायर हो गए हो, आप अपने काम से भी रिटायर हो गए हो, तो आपके पास डेली 12 घंटे का एक्सेस टाइम है। तो उस टाइम में आप ऐसे कौन कौन से अपने सपने, अपने हॉबीज पूरे करना चाहोगे, जो आप पूरे नहीं कर पाए? ये उनका पहला क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चंस के थ्रू ये आइस ब्रेक करते हैं, उसी पे वो पूरा अपना रिटायरमेंट की प्रेजेंटेशन देते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि सर, आप 60 ईयर्स की एज पे पहुंच गए हो, और वहां पे जाके आपने अपने सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लिया है, सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिनिश कर लिया है, आपके बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, ये सब खत्म हो गई है। अब आपके पास कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जॉब भी आपका, क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो जॉब से भी आपको छुट्टी मिल गई है। तो आपके पास दिन के 10 से 12 घंटे एक्स्ट्रा हैं अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो कौन कौन सी हॉबीज और सपनों को आप पूरा करना चाहेंगे? दूसरा उनका क्वेश्चन होता है कि इन हॉबीज और सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे कस्टमर ने कहा कि मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, मैं किसी क्रिकेट में, बैडमिंटन के बहुत बड़े स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन लेके वो बचपन जीना चाहता हूँ जो मैं नहीं जी पाया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर, इन सब हॉबीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, आपको मंथली मिनिमम, कितना अमाउंट लगेगा? 25,000, 30,000, 40,000 मंथली कितना अमाउंट लगेगा कि आपके सब जो हॉबीज हैं, जो ये सब सपने हैं, पूरे हो जाएंगे? उनका तीसरा लास्ट क्वेश्चन होता है कि सर, जो अमाउंट आया है, सपोज कीजिए एक्स अमाउंट आया 40,000 रुपए, कि जो 40,000 रुपए अमाउंट आया है, ये जो आपके हॉबीज और सपनों को पूरा करने के लिए है, केवल जो मिनिमम अमाउंट है, ये कहाँ से आपके पास आएगा रिटायरमेंट के समय? और उसके बाद वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन उनको देके, रिटायरमेंट प्लानिंग की अवेयरनेस बता के उनको प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस की टेक्निक है, 3 क्वेश्चन आप भी लिखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत यूज करते हैं प्राइवेट कंपनीज वाले। केवल 3 क्वेश्चंस में आइस ब्रेक हो जाती है, कस्टमर को टाइम ट्रेवल कराते हैं, उस स्टेज पे ले जाते हैं कि कस्टमर रिटायर्ड हो चुका है, अपना आगे पूरा फ्री टाइम देख रहा है, और इन 3 क्वेश्चंस को पुट करके वो एक अमाउंट निकलवा लेते हैं कि उनको कितना अमाउंट लगेगा। तो आप अपना रिटायरमेंट कैसा जीना चाहोगे? क्योंकि पेंशन का अमाउंट जो है बहुत कम है, पेंशन इज नॉट ए लार्ज अमाउंट। अगर किसी को पेंशन भी मिल रही है तो इतना अमाउंट नहीं है कि मेरे उस हॉबीज को और उस लाइफस्टाइल को पूरा कर सके। डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन योर किड्स, अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना चाहोगे। जॉब से किसी भी तरह का कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि जॉब से मेरे को सपोर्ट मिले। और रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट 25 से 30 साल का जो मेरे को टाइम है, ये मेरे को लगेगा।
तो इस टाइम में आप अपना रिटायरमेंट फंड कैसे यूज करोगे, उस पर अपना पूरा प्रेजेंटेशन बेस होता है। होपफुली आप सबको दोस्तों ये क्लियर होगा कि 3 क्वेश्चंस के बेस पे आप किसी से भी आइस ब्रेकिंग करके, किसी भी अनजान से या जिससे भी आप प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाते हो, जो आपसे कहता हो कि बीमा की बात ना करो, तो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू भी आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। रिटायरमेंट कहते हैं कि बिफोर रिटायरमेंट वीकली हमें 1 संडे मिलता है और आफ्टर रिटायरमेंट एवरी डे संडे है। हमारा 1 संडे अगर हम अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो हमारा एवरेज 1,500, 2,000, 4,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और आफ्टर रिटायरमेंट अगर एवरीडे संडे है और वो संडे हम अगर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बिताएं, अपने शौकों को पूरा करने के लिए बिताएं, जो हमारे डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गए हैं उसके लिए बिताएं, तो हमें कितना पैसा लगेगा, ये सब जो पार्ट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का पार्ट होता है। तो एवरीबडी रिटायर समडे, कि हर कोई एक ना एक दिन रिटायर होगा, एंड यू आर गोइंग टू रिटायर वन डे, और आप भी एक दिन रिटायर होने वाले हो। कि हर किसी की लाइफ में ये रिटायरमेंट का टिकट तो कट चुका है, हर कोई किसी ना किसी टाइम पे रिटायर होगा और आप भी एक दिन रिटायर होने वाले हो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए कॉर्पस एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग को समझे तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए कॉर्पस फॉर द इन्वेस्टर which helps him to lead a comfortable retired life. As a financial advisor, रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए अपने कस्टमर के लिए कॉर्पस बिल्ड करके देना है, जिस कॉर्पस के थ्रू वो रिटायरमेंट में अपना कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके। ए रिटायरमेंट प्लान कैन हेल्प यू कंटिन्यू योर करंट लाइफस्टाइल इवन आफ्टर रिटायरमेंट। कि जो रिटायरमेंट प्लान होता है वो हेल्प करता है हमारे क्लाइंट की, हमारे प्रोस्पेक्ट की, कि वो अपना जो करंट लाइफस्टाइल है उसको जी सके without any compromise. The income from the plan can help you meet your day-to-day expenses and meet your financial goals post retirement. तो ये सब जो प्रोसेस होती है इसको हम रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। उसका दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग आप एक ऐसे भी समझिए कि 60 साल की उम्र के बाद चलती सांसों को 60 साल की उम्र के बाद चलती सांसों को चालू रखने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होती है, उस अमाउंट का प्रोविजन अपने कस्टमर को करके देना रिटायरमेंट प्लानिंग कहलाता है। आप अपने कस्टमर से कहिए कि सर 60 साल की उम्र के बाद भी चलती सांसों को चालू रखने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी, जो पैसा लगेगा, उसका प्रोविजन करना रिटायरमेंट कहलाता है, और वो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है। तो ये छोटे छोटे डायलॉग्स हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं कि सर 60 साल की उम्र के बाद जो सांसें चल रही हैं आपकी और आपकी वाइफ की, उनको चालू रखने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, एक कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं उस कैश फ्लो का अरेंजमेंट करने का प्रोविजन करता हूं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की क्यों जरूरत है? सबसे पहला दोस्तों, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40, 45, 55, 60 साल होती थी। लेकिन अब जब से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लोगों में बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस आ गई है। आप देखते होंगे कितने सारे जिम, योगा सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर्स ये खुल चुके हैं। उसके कारण जो एक अवेयरनेस लेवल फैला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दूसरा है इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशो। कि अब हम जो 60 ईयर्स के बाद हमें जो एक लाइफ स्पेंड करनी है आगे 25 साल 30 साल, वो बहुत ज्यादा पीरियड होता है। तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशो है, हमारे बच्चों पे, हमारे चिल्ड्रंस पे रहना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके लिए भी हमारे पास एक अपने लिए सेल्फ रिटायरमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी। जैसे कल जो वेबिनार में थे हमने डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वहां के सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को आफ्टर द रिटायरमेंट। उनके लिए एक अलग से हाउस होते हैं जहाँ पे वो अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। मेडिकल की फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास होती है। वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि उनको कभी भी आइसोलेशन या बोर्डम नहीं महसूस होता। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है
तो नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, ये भी एक रीजन है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। उसके बाद चौथा जो कारण है वो है दोस्तों डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, कि अब जो इंडिया में है, जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो जब बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है। पहले आप देखते होंगे कि एक ही परिवार में चाचा, ताऊ, पापा सब एक साथ रहते थे, लेकिन अब सब अलग अलग हो गए हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी परिवार की मदद कर देता था, कोई अपने भाई का साथ दे देता, उनकी केयर कर लेता था, लेकिन अब वो जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया में अब देखा नहीं जाता। अब जो है एकल परिवार, बिल्कुल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। ये जो एक नया इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी वजह से भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्फ्लेशन प्रेशर हम आगे देखेंगे बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल का, कि इन्फ्लेशन किस तरह इम्पैक्ट डाल रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। कि जो चीज 20 रुपए 25 रुपए की आती थी आज से 20 साल पहले, जो ब्रेड 10-15 रुपए की आती थी, आज वही ब्रेड 40-45 रुपए की हो गई है। जो दूध 15-20 रुपए लीटर आता था वो यहाँ 60 रुपए लीटर हो गया। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद है मेंटेन लाइफस्टाइल, कि आज जो हमारा लाइफस्टाइल है इसको इसी तरह मेंटेन करने के लिए कि कभी भी मेरे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए भी हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। तो ये 6 कारण है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है। तो इसमें आप देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। रिटायरमेंट ईयर्स आर द ब्यूटीफुल ईयर्स ऑफ लाइफ आफ्टर टेकिंग हिज एजुकेशन। ये जो स्लाइड है इसका बाद में आप एक अपना वीडियो बना के कस्टमर को सेंड कर सकते हो, ऑडियो सेंड कर सकते हो। ये मैंने एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर अपने कस्टमर को भेजने के लिए काम में बनाया है, जिसमें आप रिटायरमेंट प्लानिंग का बता सकते हैं कि रिटायरमेंट ईयर आर द ब्यूटीफुल ईयर्स ऑफ लाइफ आफ्टर टेकिंग हिज एजुकेशन व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट हिज वर्किंग लाइफ he is burdened with lots of different responsibility in his life, but retirement years are the years one can live life that he wanted to live. At the same time, in retirement years when one's physical and mental ability is continuously deteriorating, so in such times certain expenses like need of driver, servants to help increase. So importance of having sufficient financial resources very important. As a financial advisor, I handled many clients and I see that people don't plan their retirement years seriously. So let us first see some aspects why retirement planning is important. तो आप ये 1 मिनट का वीडियो बना के अपने कस्टमर को भेज सकते हो कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट अब एक ऑप्शन नहीं रह गया, अब एक नेसेसिटी हो गई है, जरूरत हो गई है। और क्यों जरूरी है? स्टेबिलिटी ड्यूरिंग योर नॉन वर्किंग आवर्स, कि हमारे जो नॉन वर्किंग ईयर्स हैं, हम अगर 55 साल 60 साल पे रिटायर होते हैं और हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78-80 ईयर्स भी है, तो जो 20 साल हैं उस नॉन वर्किंग ईयर्स में भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए विदाउट एनी हैसल्स, और लीड योर लाइफ विद सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसी लाइफस्टाइल को हम मेंटेन करें, जिए जो हम रिटायरमेंट के पहले एज अ वर्किंग स्टेज में जी रहे थे। और कभी भी अपने इंडिपेंडेंस के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, कि हमें कभी बच्चों से पैसे लेने पड़े, कभी रिश्तेदारों से पैसे लेने पड़े। तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं कि इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ रही है। 1970 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग लगभग 49 ईयर्स थी। 2000 में ये 61 ईयर्स हो गई है। 2020 में 72 और 2030 में ये एवरेज 85 ईयर्स तक टच करेगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब है कि जो हमारे नॉन वर्किंग ईयर्स हैं वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम 25 साल 30 साल पे कमाना चालू करते हैं और 60 साल तक हम कमा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो 25-30 साल बचे हैं उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें जो पैसा लगेगा वो रिटायरमेंट प्लानिंग का पार्ट होता है। तो इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कुछ इमेजेस हैं जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगी आपकी प्रेजेंटेशन के पार्ट में। दूसरा हमने देखा था दोस्तों कि इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ रहा है, कि अगर किसी की एज 30 साल है
और उसके घर का खर्चा 25,000 रुपए है, और 8% अगर इन्फ्लेशन का रेट होता है, तो 40 साल की एज में 10 साल के बाद वही खर्चा 25,000 की जगह 53,000 हो जाएगा। 50 साल की एज में वो 1,16,000 हो जाएगा। अगर 10% ये बढ़ता है तो 64,000 हो जाएगा, और 1,68,000 हो जाएगा। जो आज एक इन्फ्लेशन का एक मीडियन रेट है, जो बास्केट रेट है, वो 6 से 8% ही प्रिवेल करता है। आप देख सकते हो कि अगर आप डोसे को देखो तो 1980 रुपए में 3 रुपए का आता था, 2010 में 40 रुपए का आता है, और 2020 में वही डोसा 90 रुपए का आने लगा। तो कितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है। मिल्क अगर आप देखो तो जो 1980 में 1 रुपए लीटर आता था, 2020 में वही 60 रुपए लीटर हो चुका है, और इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये 80 रुपए का लीटर हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा डेविल है। उसके बाद नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी की, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, किसी भी तरह के प्रोविजंस नहीं है, कोई भी पेंशन की प्रोविजन नहीं है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमें जो है रिटायरमेंट प्लानिंग, प्रॉपर कैश फ्लो प्लानिंग करनी चाहिए। इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशो, कि अब डिपेंडेंसी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो इंडिया में अब जो अगर किसी के 2 बच्चे हैं, तो उसमें से आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और बाहर ही सेटल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को क्या है कि डिपेंड रहना पड़ जाता है कई बार एक बच्चे के ऊपर या सेल्फ के ऊपर। तो ये डिपेंडेंसी रेशो कहलाता है कि कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, कि अब जो फैमिली है वो सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले हम पूरे परिवार में एक साथ रहते थे, हमारे चाचा भी, हमारे ताऊ भी, पापा भी, उनके बच्चे एक साथ रहते थे, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अब ये खत्म होता जा रहा है ट्रेंड। अब सब कोई अकेला रहना पसंद करता है। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपको इस पीडीएफ में मिलेगी, कि किस तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड पीपल्स हैं, उनको सोसाइटी में मेंटली, फिजिकली अब्यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बिकॉज ऑफ द उनको अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है, और बच्चे उनकी केयर नहीं करते हैं, तो उनको फिजिकली, मेंटली डिफरेंट डिफरेंट वे में अब्यूज किया जाता है। तो इस तरह का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एग्जाम्पल्स लगेंगे, स्टोरीज लगेंगे, डेटा, फैक्ट और फिगर लगेंगे। तो ये डेटा और फैक्ट और फिगर का पार्ट है जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन किट में हमेशा रखना है। कि 71% एल्डरली अभी भी इंडिया में फोर्सली वर्क करने के लिए बाध्य हैं। 71% एल्डरली फोर्स टू वर्क इन इंडिया, एक सर्वे कहलाता है, कि उनके पास कोई भी रिटायरमेंट में इनकम ना होने का कारण, उनके बच्चों का सपोर्ट ना मिलने का कारण एक रीजन है कि 71% जो एल्डर लोग हैं वो भी इंडिया में अभी वर्क करने के लिए बाध्य हैं। कल बहुत से हमारे साथी गेस्ट सेशन में भी आए होंगे, उसका यूट्यूब का वीडियो है, मैं बाद में इस ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। वहां पे हमने 29 मिनट्स का एक वीडियो देखा था जो पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर था। उसमें क्या दिखाया था कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग किसी एटीएम के बाहर या सोसाइटी के बाद अपना स्टूल पकड़ लेते हैं। कुछ लोग जो है ड्राइवरी का काम करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक रियल घटना पे आधारित वो वीडियो थी। वो आप देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक स्कूल अपने बच्चों को वृद्धाश्रम लेके गया दिखाने के लिए कि वृद्धाश्रम कैसा होता है। और जब वहां पे वो वृद्धाश्रम में वहां के बच्चे पहुंचे, तो एक जो लड़की है वहां पे अपनी दादी को देखा, तो एक सीन क्रिएट हुआ कि अपनी दादी को देख के रोने लगी। छात्रा के माता पिता ने उस बच्ची को बताया था कि वो रिश्तेदारों के यहाँ गई है, और जबकि उसके माता पिता ने उनको वहां वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। तो ये हमारा आजकल जो सोसाइटी है, समाज है, कहा जा रहा है कि चित्र दिखाता है कि जब हमारे पास इनकम नहीं रहती, सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं रहती, तो हमें किस तरह से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड पीपल हैं, इंडिया उनके लिए रहने के लिए है ही नहीं। सबसे वर्स्ट कंट्री है ओल्ड मैन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोविजन नहीं है। अब जो उनके
चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो भी उनका टेक केयर नहीं करते हैं, तो वो जाए तो जाए कहाँ। तो इंडिया में ओल्ड सिटीजन को कोई भी स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट तो कभी भी ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज इतने कम है कि गवर्नमेंट कभी भी ये प्रोविजन करके नहीं दे सकती। तो एज अ इंडिविजुअल ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान खुद करें। एक है कि कन्नू भाई रामदास गांधी, ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी, उनको भी ओल्ड एज होम में रहना पड़ा दिल्ली में। जिसका जो दादाजी है वो नोट पे छपता है, नोट पे चलता है, उनके बिना इंडियन इकोनॉमी नहीं चल सकती। उनके भी ग्रैंडसन को ओल्ड एज में रहना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोविजन नहीं था। लेटेस्ट न्यूज है कि पाई पाई को मोहताज हुए 12 करोड़ की कंपनी के मालिक विजयपत संघानिया, बेटे ने बेसहारा छोड़ा। दोस्तों इसको आप किसी भी बिजनेसमैन को आप दिखाइए कि सर, जब भी हम बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मेरा बिजनेस मेरे को 25% रिटर्न दे रहा है, 30% रिटर्न दे रहा है, मेरे को रिटायरमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिजनेस करता रहूंगा, हम बिजनेस से कभी रिटायर्ड नहीं हो सकते। उनको आप इस तरह की स्टोरी बताइए कि 12,000 करोड़ का मालिक, उसने मुंबई के जो कोर्ट है उसमें एक फाइल डाली कि मेरे को कम से कम 7 लाख रुपए महीना मेरी कंपनी से एज अ मेरे को पेंशन या मेरे को लिविंग के लिए मिलना चाहिए। 7 लाख रुपए महीना अगर मेरे को मिलता है तो मैं अपना रिटायरमेंट इजिली बिता सकता हूं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए। तो आप देखो दोस्तों, जब वो 12,000 करोड़ का मालिक था, अगर इस 12,000 करोड़ में से वो केवल 100 करोड़ रुपया उस समय जीवन अक्षय में लगा दिया होता, और उस समय जो जीवन अक्षय के रेट थे 10% थे, तो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ रुपया उनको हर साल आता। तो उनको कभी भी ये कोर्ट में जाना, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के जो है दरवाजे खटखटाना, इसकी नौबत नहीं पड़ती। लेकिन हो सकता है उस समय भी कोई एडवाइजर उनके पास गया और उन्होंने यही कहा कि यार मैं 100 करोड़ रुपए अगर अपनी कंपनी में लगाऊंगा तो वहां से मेरे को 30% का रिटर्न आएगा, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट में क्यों लगाऊं। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट कराना भी बहुत जरूरत है, जो आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने उन क्लाइंट्स को कर सकते हो जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, कि सर 30% आपका बिजनेस आपको देगा, लेकिन जैसे ही आपका जो वारिस है वो आपके बिजनेस को टेक केयर करेगा, तो वो 30% आपके काम नहीं आएगा, लेकिन जो आप इस प्रोडक्ट में लगा रहे हो ये आपके काम आएगा। तो 12,000 करोड़ में से दोस्तों 100 करोड़ भी अगर उन्होंने लगाए होते तो आज उनको 10 करोड़ रुपए मिल रहे होते, तो उनका रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इजिली और विदाउट एनी हर्डल के जाता, उनको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस समय पैसा था लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी, तो हो सकता है वो उसमें ना लगा पाए हैं। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स और स्टोरीज के थ्रू आप अपने कस्टमर को बहुत इजीली एजुकेट कर सकते हो। तो 5 कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं पीपल्स रिटायरमेंट में। सबसे पहला जो इन्होंने सोचा कि गौतम सिंघानिया मेरा बेटा मेरी मदद करेगा, कि माई चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ मी आफ्टर रिटायरमेंट, कि मेरे बच्चे मेरा पूरा ध्यान रखेंगे आफ्टर रिटायरमेंट के लिए, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। माई सेविंग विल बी सफिशिएंट, मेरा जो सेविंग है वो सफिशिएंट रहेगी। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी को बेच के अपना रिटायरमेंट प्लान पूरा कर लूंगा। लेकिन जैसे ही ये सारे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर गौतम सिंघानिया को मिले तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनके नाम हो गई। जो रेमंड कंपनी का इतना बड़ा घर था, जो एक समय एंटेलिटा से भी ज्यादा बड़ा था, मतलब एंटेलिटा के बाद वो छोटा बना है, वो भी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। कभी भी आपका चाइल्ड कोर्ट में फाइल कर दे कि मेरे को इस प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर लेना है, तो उसके सारे जो प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आपके बेटे को नहीं मिलेंगे। वो प्रॉपर्टी कभी भी स्टे ऑर्डर के कारण सील हो सकती है। तो प्रॉपर्टी कभी भी एक गुड ऑप्शन नहीं है रिटायरमेंट के लिए। आई वॉन्ट लिव ए लॉन्गर टाइम, मैं इतना लंबा नहीं जीऊंगा, तो हमने पीछे बात करी कि किस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़ रहा है। और नॉट इन्वेस्टिंग इन ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो गारंटेड हमें कुछ रिटायरमेंट का प्रोविजन करे। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आप ये सारे ऑब्जेक्शंस को बहुत इजीली कैटर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का देखें दोस्तों, ये भी एक द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि फैमिली एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स
हर 100 में से 76% जो डिस्प्यूट्स हैं वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड। कितना बड़ा ये रेशो है कि हर 100 में से 76% जो डिस्प्यूट हैं वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में महाभारत हो गई थी। तो प्रॉपर्टी कोई एक अच्छा गुड सोर्स नहीं है कि आप उस पर डिपेंड हो कि आपका फैमिली या आप रिटायरमेंट के बाद उस पर डिपेंड हो जाओगे। प्रॉपर जो कैश फ्लो आपके पास आ रहा है वो सबसे अच्छा सोर्स है रिटायरमेंट का प्रोविजन के लिए। उसी तरह मनी आउटलुक में आया था कि रियल एस्टेट नॉट द बेस्ट गिफ्ट फॉर अ चिल्ड्रन, कि मैं प्रॉपर्टी अपने पास रखूंगा और जो रियल एस्टेट है अपने चिल्ड्रंस को दे दूंगा। तो उसने उसको भी काउंटर किया था, ये आपके पास जरूर होने चाहिए। जो कस्टमर आपको कहते हैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, तो आप उनको ये दो चीज दिखा सकते हैं कि सर रियल एस्टेट नॉट द बेस्ट गिफ्ट है, जो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू स्टेट प्लानिंग होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट गिफ्ट है। अभी दोस्तों हमारे 4-6 महीने पहले एक रिलेटिव में हमारे पापा के दोस्त का देहांत हुआ, डिमाइस हुई। उनका बेटा बाहर पढ़ता था विदेश में। उनके पास 5-6 जगह अलग अलग प्रॉपर्टी थी। तो उसको बहुत मुश्किल से 10-12 दिन की छुट्टी मिली। जब वो आया तो प्रॉपर्टी को जिस भी रेट में उसको मिली वो बेच के चला गया। अपनी मम्मी को साथ लेके वो बेच के चला गया। कोई प्रॉपर्टी 40 लाख की थी तो उसके मेरे ख्याल से 25-30 लाख, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का रेट है वो डेथ पे, डेस्परेशन में, डिजास्टर में, डिसेबिलिटी में बहुत जल्दी टूटता है। 4-5 डीज होते हैं जो प्रॉपर्टी का रिस्क बहुत तोड़ देते हैं। कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ और उनके बेटों के पास हो सकता है वो लाइजनिंग ना हो, कि वो अपने जो रियल एस्टेट एजेंट है उसके साथ वो मोल भाव कर सके। तो उनको जो रेट मिला उन 4-5 प्रॉपर्टी का टोटल एग्रीगेट रेट अगर मार्केट में 3 करोड़ था, वो 1-1.5 करोड़ में बेच के वो चले गए। तो रियल एस्टेट इज नॉट द गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट है। और बहुत से जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो ये भी सलाह देते हैं, और आप भी अपने कस्टमर को सलाह दीजिए कि अगर आपके पास 5-6 प्रॉपर्टी हैं और आपके पास सिंगल किड या डबल किड हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को आप 1 या 2 जगह पे इकट्ठा करने स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 6 जगह मत रखिए। उसको बेचने में, उसका पेपर वर्क में बहुत ज्यादा हर्डल होता है और लोगों को आजकल इतना पेशेंस पसंद नहीं है। उसको धीरे धीरे आप डायलूट कीजिए और 1 या 2 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके आप अपना विल बना दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये भी आप अपने कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं। क्या क्या स्टेटस हैं सीनियर सिटीजन के, कि 30% फेल्ट वर्बली अब्यूज, 53% टुक नो एक्शन, कि हमको जब अब्यूज किया जाता है तो हमें सहना पड़ता है, हम उसका कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, हम मना नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, एफआईआर नहीं कर सकते। 28% फील करते हैं कि हमें इकोनॉमिकली नेग्लेक्ट किया जाता है, कि जब भी बहू बेटा बच्चे घूमने जाते हैं किसी फंक्शन में, सोसाइटी में, तो हमसे पूछा भी नहीं जाता, हमें घर पे ऐसा एक सोफा सेट की तरह ही अब रहना पड़ता है। 40% फील्ड डिसरिस्पेक्टेड, कि उनकी कुछ भी कदर नहीं की जाती, जो पहले उनका मान सम्मान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और 72% लोगों को लगता है कि अगर रेगुलर इनकम होती तो उनको इन सब चीजों से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलता। हमने सबसे पहले डाटा दिखाया, फैक्ट दिखाया। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए हमने पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग से फैक्ट और फिगर दिखाए हैं, कि हर्टलेट सन्स लिव 70 ईयर्स ओल्ड पेरेंट्स को होमलेस छोड़ के चला गया, और 85 ईयर ओल्ड वुमेन को गली पे छोड़ के चला गया, उनका जो बेटा है जो करोड़पति है। दोस्तों हाफ ऑफ द अर्बन इंडिया हैव नो रिटायरमेंट प्लान। कल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा स्कोप है। हर दूसरा व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है जिसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए समझा सकते हो, बता सकते हो। हर 100 में से 50 लोगों के पास कोई भी रिटायरमेंट का प्रोविजन, कोई भी प्लान नहीं है, और जिनके पास भी है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। या तो उनको गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है या उन्होंने एनपीएस में कुछ डाला हुआ है, लेकिन वो फुलफिल वाला नहीं होगा। जब उनकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग करोगे, उनको पूरा समझाओगे, तो हर कोई दूसरा प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर एक इफिशिएंट कस्टमर बन सकता है। अगर आपने जो इन 3 दिन में सीखोगे, जो ये डाटा आप इसका अच्छे से यूज करोगे, जो भी हम कंसेप्ट सीखेंगे अच्छे से यूज करोगे, तो हर दूसरा कस्टमर आपका, हर दूसरा प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर बन सकता है।
क्या क्या डेंजरस अजम्पशन होती है कि जो रिटर्न्स आ रही है आरडी से, एसआईपी से, एफडी से, वो इनफ है, मेरा ध्यान रखेंगी। आई विल नॉट लिव लॉन्ग, कि जो मेरे को प्रॉपर्टी मेरे बाप दादाओं परदादाओं से मिली है वो मेरा टेक केयर करेगी। उसके बाद है आई विल कीप वर्किंग। बहुत से लोगों को लगता है कि यार 60 65 70 साल तक वर्क करते रहेंगे, किसने देखा है, लेकिन आप आज की पोजीशन देखो दोस्तों, कि बहुत से जगह अगर आप जाते होंगे, गवर्नमेंट बैंक में आप छोड़ दीजिए, बहुत से जगह जो लोग प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं 25 से 35 साल 40 साल के लोगों को। 50 55 साल में तो उनको वॉलंटरी जॉब से निकाल देते हैं, उसको कहते हैं कि आप कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि वो इतनी जल्दी अब जो बदलती हुई और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो कोप नहीं हो पा रहे। जो अब कंपनीज हैं वो यंग जनरेशन चाहती है, बड़े बड़े ऐसे एआई मॉडल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया है, कि वहां से लोगों का काम खत्म हो रहा है। तो ये जो अजम्पशन है आई विल कीप वर्किंग, कि मैं तो कहीं ना कहीं काम कर लूंगा, इसमें अब इंडिया में स्कोप खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट में कुछ सेक्टर्स बचे हैं जहाँ पे ये प्रोविजन है, लेकिन वो भी कितना ऑक्यूपाई करेंगे, उनके पास भी ओवर बर्डन है। उसके बाद उनको लगता है कि माई सेविंग विल बी इनफ, और मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा एक ये पॉइंट है जो आपको बहुत मिलेगा, कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। तो मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर दो मूवी बनी थी, बागबान और अवतार, जो हमें अपने कस्टमर को रिलेट करनी चाहिए। बागबान में भी अमिताभ ने गलती करी कि उन्होंने सोचा मेरे 3 बच्चे हैं मेरा ध्यान रखेंगे, और अवतार में भी राजेश खन्ना जी ने सोचा कि मेरे 3 बच्चे हैं मेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन उनकी ऐसी सोच क्यों थी, वो अब आगे डिस्कस करेंगे। पर मैं पूछ लेता हूँ कि सबको अभी तक का पूरा क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों एक बार क्लियर लिख दीजिए। अभी तक का सबको जो कंटेंट सेशन हुआ है क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? दोस्तों अभी जो हम नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर पेन लेके बैठे उसको ड्रॉ करके खुद ही बनाइए कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, क्योंकि वो जो है वो हम बात करेंगे 4 फेज ऑफ इंडिया की, कि जो अमिताभ बच्चन ने या राजेश खन्ना जी ने सोचा कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, तो उनका इस तरह से अजम्पशन क्यों था, और हमें वो कस्टमर को किस तरह समझाना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप उसको बहुत अच्छे से समझिए। केवल एक ये कंसेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कस्टमर के सामने रिटायरमेंट प्लान बात करने के लिए। 4 फेज ऑफ इंडिया का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कि रिटायरमेंट पे क्या होता था, कि हम पैसा कमाना चालू करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे, और बाद में एक रिलैक्सेशन चेयर पे बैठ जाते थे कि हमारा रिटायरमेंट सिक्योर है, हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो भारत है वो बदल रहा है। पहले का भारत और अब के भारत में हमको एक कस्टमर को पूरा समझाना पड़ेगा, डिफरेंस बताना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा स्लोली स्लोली लूंगा, जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, कि सर जो पहले का भारत था और आज का भारत और जो आने वाला भारत है, इसको हमने 3 फेज 4 फेज ऑफ इंडिया में डिवाइड किया है। हमको ये समझना पड़ेगा। ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, इसलिए मैंने चैट ऑप्शन बंद किया है, तो जो जो मेरी बातों से रिलेट कर सके वो यस आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो 4 फेज ऑफ इंडिया हम देखते हैं। सबसे पहला इंडिया है दोस्तों 50 साल पहले का इंडिया। आपने देखा होगा, बहुत सी मूवीज में भी हमने देखा है कि ये समय क्या था, कि जब कोई बेटा पुत्र पैसा कमा के लाता था, तो अपना सारा का सारा पैसा अपने माता पिता के हाथों में दे देता था। जो उसका पिता था, पिक्चरों में दिखाया जाता था, एक खाट पे बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है, और जैसे ही पैसे वो बेटा रखता था, पूछता था पूरे तो है ना, इसमें से तूने कुछ खर्च तो नहीं किया? बेटा कहता था नहीं पिताजी पूरे हैं,
आप चाहो तो गिन लीजिए। और उसका बाप उसको इशारों में कहता था जा। वो पूरे पैसे अपने पास रखता था, और जब बेटे को जरूरत पड़ती थी तो बेटा अपने पिता के पास जाता था और वहां से पैसे लेके आता था। वो एक ऐसा एरा था दोस्तों, जब हमारे जो माता पिता थे ईश्वर तुल्य थे, क्योंकि हम जो हैं श्री राम, श्री कृष्ण, अभिमन्यु, एकलव्य, इनकी कहानी पढ़ के, इनकी कहानी सुन के बड़े हुए। वहां पे बहुत ज्यादा इज्जत थी, तो वहां पे रिटायरमेंट प्लानिंग का कोई भी जो है ख्याल कभी आया नहीं, क्योंकि जो भी इनकम होती थी वो पिताजी के हाथ में जाती थी, और पिताजी घर का खर्चा चलाते थे और हमारे खर्चे के लिए हमें पैसा दे देते थे। आप सबने कभी ना कभी ये सीन किसी ना किसी मूवी में कहीं ना कहीं देखा है। बहुत से गांवों में अभी भी ये प्रचलन चल रहा है, लेकिन बहुत सी जगह से अब ये खत्म हो गया। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया, जो 50 साल पहले का था। आपको कस्टमर को इसी तरह ये लिख के बताना है। पहला फेज क्लियर है दोस्तों आप सभी को? उसके बाद दूसरा फेज देखते हैं। दूसरा फेज है आज से 25-30 साल पहले का। यहाँ पे क्या होता था कि जो बेटा था वो पैसा तो कमा के लाने लग गया, लेकिन अब अपने माता पिता के हाथ में नहीं देता था। अब बेटा वो पैसा अपने पास ही रखता है, लेकिन अभी भी अपने माता पिता से उनका अटैचमेंट है। वो कह देता है कि मम्मी पापा, अगर आपको कभी पैसों की जरूरत है तो बेझिझक मांग लीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा, शर्माइएगा मत। तो वहां से एक पेरेंट्स के माइंड में आने लग गया कि उनकी ईगो को भी हर्ट हुआ कि अब मेरे को अपने लिविंग के लिए मेरे बच्चों से पैसा मांगने लगेगा। तो वहां से एक रिटायरमेंट का एक जागरूकता ओपन हुई। लेकिन तब भी वो समय था कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो ये 25 साल पहले का इंडिया है। अगर आज का इंडिया हम देखें, तो जो आज की सिचुएशन है, वहां पे एक फादर और एक सन के बीच में एक अनकम्युनिकेटेड, एक अंडरस्टैंडिंग लाइन खिंच गई है। सन अनकम्युनिकेटेड अंडरस्टैंडिंग लाइन में अपने पिता से कहता है कि मेरे परिवार का मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। आपके परिवार का मतलब आप और आपकी वाइफ हैं। मैं अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाऊंगा, आप अपने बीवी का खर्चा उठाओ। कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये हमने बागबान और अवतार पिक्चर में देखा। रिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों आप सभी? ये करंट सिचुएशन आ गई है कि एक जो सन है, उसके लिए उसके परिवार का मतलब है उसकी वाइफ, उसके बच्चे और वो। और फादर के साथ एक अनकम्युनिकेटेड, एक अंडरस्टैंडिंग लाइन है कि आपके परिवार का मतलब आप और आपकी वाइफ हैं। तो इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि कितने ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को काम करना पड़ता है। तो ये करंट सिचुएशन है। और जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी वो अगले 25-30 साल बाद आएगी। उसमें तो पेरेंट्स को साथ में रखा भी नहीं जाएगा, उसमें उनको पहले से ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएंगे। ये आगे आने वाला फ्यूचर होने वाला है, अगर आपके पास प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। तो ये फोर्थ फेज ऑफ इंडिया क्लियर है दोस्तों आप सभी को? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। आप एक पेपर पे इसी तरह से अपने कस्टमर को बताइए कि ये अब इंडिया की एक सिचुएशन है। ये हुआ क्यों, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। जो 50 साल पहले अगर हम देखें, तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सर्वाइवल के लिए काम करते दोस्तों। एक ही परिवार में रहते थे, एक ही साथ रहते थे। उनका जो मेन था कि परिवार एक साथ रहे, बंधा रहे, दो वक्त की रोटी मिल जाए।
सुकून की नींद आ जाए, सोसाइटी में जो आस पड़ोस है वहां पे इज्जत बनी रहे, वहां सर्वाइवल का था। तो वहां पे जो एक पर्सन था वो अपने 5-5 6-6 बच्चों को पाल लेता था, अपने भाइयों के बेटों को भी पाल लेता था, क्योंकि वहां पे उनका मेन ऑप्शन था कि हम किसी तरह सरवाइव कर जाएं। 25 साल के बाद जो पैसा है वो सर्वाइवल से अब नेसेसिटी में आ गया, कि सर्वाइवल तो हमें चाहिए चाहिए, लेकिन हमें नेसेसिटी भी चाहिए, कि हमें कुछ अपने शौक पूरे करने हैं, घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ आउटिंग करनी है, मूवी देखनी है। तो वहां पे खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए तो पैसा अपने पास रखने का एक ट्रेंड चालू हो गया। तो जो पहला जो इरा था वो सर्वाइवल का था। 25 साल पहला वाला जो इरा था वो नेसेसिटी का आ गया, कि हमारी नेसेसिटी पूरी हो जाए। अब जो करंट सिचुएशन है दोस्तों वो है कंफर्टेबल वाली, कि हमें पूरी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, अपने पूरे घर में एसी चाहिए, कहीं भी जाने के लिए हमें कैब चाहिए, कुछ भी हम पेन नहीं लेना चाहते, हमें पूरा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अगर बाहर घूमने जाना है तो 3 स्टार 5 स्टार होटल के नीचे नहीं जाना है। तो वहां पे जो है पैसा और ज्यादा लगने लग गया, मनी का फ्लो और ज्यादा होने लग गया। तो वहां पे जो अब जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं होती, तो हम लोन पे रहने लग गए, हर चीज के लिए, छोटी मोटी चीज के लिए लोन पे लेने लग गए। और जो भविष्य होगा वो होगा लाइफस्टाइल का, होड़ लगी होगी कि कौन कितना बड़ा लाइफस्टाइल जी रहा है। और ये फेसबुक पे अभी से चालू हो गया कि मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, बड़ी बड़ी घड़ी पहनना। फ्यूचर अब ये वाला आने वाला है। तो फोर फेस ऑफ इंडिया सबसे पहले आपको कस्टमर को समझाना है, और ये सिचुएशन आई क्यों, ये सब आपको कस्टमर को बताना है, और उसके थ्रू आपको बताना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग अब क्यों जरूरी है। क्लियर है दोस्तों आपको ये फोर फेस ऑफ इंडिया? दोस्तों फ्यूचर लाइफस्टाइल का आएगा। जो हमारा आजकल की जनरेशन है वो भी लोन पे रहने लग गई है, आगे वाली जनरेशन तो और ज्यादा लोन पे जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत न्यू कंसेप्ट है, और एक आई ओपनिंग कंसेप्ट है, सबके लिए एक अलार्मिंग कंसेप्ट है। फोर फेस ऑफ इंडिया आप अपने हर प्रोस्पेक्ट, हर कस्टमर को समझाइए कि सर मैं एक बहुत बड़े सेमिनार में गया था, तो वहां पे हमने फोर फेस ऑफ इंडिया के बारे में सीखा। पीपीटी इंग्लिश में, इंग्लिश में ये सर, हिंदी में नहीं है, किसी किसी जगह हिंदी में है। जो मेरी लैंग्वेज है वो हिंदी में, इसलिए मैं इसको हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ। तो जो पहले का फेज था और जो आज का फेज था वो पूरा चेंज हो गया है। सर फ्यूचर फेज जो है वो लाइफस्टाइल का फेज है। अगर आप इस वाले फेज में देखो तो करंट सिचुएशन में आज जो सन है वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तब तक, जब तक कि उनके पेरेंट्स उनसे पैसे ना मांगना चालू कर दें। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपने दैनिक खर्चों के लिए पैसा मांगना चालू कर देते हैं, तो बच्चों पे क्या लगता है कि इनको वृद्धाश्रम छोड़ आओ, इनको कहीं और छोड़ आओ, जो हमने पीछे आपको न्यूज़पेपर कटिंग में दिखाया है। ये अगर आप देखोगे, ये सब चीजें हैं कि यहाँ पे अभी थर्ड फेज में हम हैं। अगर आपको, आपके बच्चे आपके साथ हैं लेकिन वो आपसे खर्चा नहीं मांग रहे, तो आप और आपका जो बेटा है, आप जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वो साथ रह सकती है। जैसे ही मदर फादर ने अपना खर्चा मांगना चालू किया, तो उनको या तो घर से निकाल देते हैं, या फिर उनको कहीं ओल्ड एज में छोड़ के आ जाते हैं। और ये जो दोनों मूवी हैं वो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो फोर फेज में हमने बताया कि 50 साल पहले का इंडिया क्या था, 25 साल पहले का क्या था, अभी करंट सिचुएशन में क्या है, फ्यूचर में जो होगा वो पहले से ही जैसे विदेशों में होने लग गया, कि जैसे बच्चे 20-25 साल के होते हैं अपने माँ बाप से अलग, कि आप अलग रहो हम अलग रहेंगे, हमारे सारे डिसीजन हमारे होंगे। तो फ्यूचर अब ये 25-30 साल बाद आने वाला है। ये हुआ भी क्यों, इसके पीछे भी हम गए।
कि जो 50 साल पहले था हमारे खर्चे कुछ भी नहीं थे, हम केवल सर्वाइवल के लिए रहते थे कि हमें केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारा बेसिक एजुकेशन हो जाए, वो रहता था कि हम किसी तरह बस कमाएं और एक अच्छी जिंदगी, कि हमारे को कभी भूखा ना सोना पड़े। दूसरा आ गया कि हमारे सर्वाइवल के साथ साथ नेसेसिटी भी उत्पन्न हो गई, कि हम हमें और भी ज्यादा हमारे शौक उत्पन्न हो गए। जो करंट लाइफस्टाइल वो पूरा कंफर्टेबल है, कि हमें पूरा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, और फ्यूचर जो है वो पूरा लाइफस्टाइल में जाएगा, कि कौन कितनी बड़ी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, कौन कितनी बड़ी लाइफस्टाइल जी रहा है। जब भी लाइफस्टाइल में जाएगा तो जो भी इनकम है और एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा गैप आएगा, तो गैप आएगा तो उस गैप को ना पूरा करने की वजह से पेरेंट्स को तो कभी अपने साथ रख ही नहीं पाएंगे, जो यूरोपियन सिटीज में, कंट्रीज में हो चुका है। होपफुली आपको दोस्तों ये 4 फेस ऑफ इंडिया समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग में 1-2 बार और सुनिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो इसका मेन रीजन है। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज continuously changing. We never saw our great grandparents planning for their retirement years so precisely because they believe that their kids are their retirement planning. उनको लगता था कि उनके बच्चे उनका धन है, उनके बच्चे उनका रिटायरमेंट प्लान करेंगे। Till now we have seen a joint family culture, and the relationship between kids and parents in our country has been such that if you ask parents what corpus they have accumulated in their life, they will say their kids are their real wealth, कि उनके बच्चे ही उनकी रियल वेल्थ है और वो उनकी टेक केयर करेंगे। एंड ऑन द अदर साइड्स, बच्चे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने में, उनके जो भी बेसिक्स खर्चे थे पूरे करने के लिए। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, जॉइंट फैमिली कल्चर इज एंडिंग, so I believe that going forward this will change and parents will not be comfortable giving their financial burden of their children, and kids may also not be comfortable taking the burden, कि बच्चे भी वो बर्डन को उठाने के लिए रेडी नहीं होंगे, और अब जो जनरेशन है उनको भी समझ में आने लगेगा कि हम भी वो बर्डन अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते। So with the change, our dependency to our next generation can lead us to miserable condition in retirement years. Recent case of Mr. Vijaypat Singhania, chairman of Raymond Group, who after his retirement handed over his wealth to his son, is suffering from financial crisis in retirement year, is a live example. तो जो इसका मेन रीजन है वो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आना है, जो आप पहले फिर 4 फेज आप बता सकते हैं, उसके बाद आप इसको इस पैराग्राफ से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों आप सभी को? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी समझाओगे नया लगेगा और बहुत आई ओपनिंग है ये। योर चाइल्ड इज नॉट योर रिटायरमेंट प्लान, इस तरह के भी कुछ इमेजेस आप बाद में अपनी क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सर कि हाउ पीपल लिव, कि पहले लोग क्या सोचते थे कि वर्किंग लाइफ अगर 30 साल है, रिटायरमेंट लाइफ 30 साल है, तो मैं अपने बच्चों पे डिपेंड रह सकता हूँ, कि मेरे को अगर रिटायरमेंट 30 साल भी बिताना है तो मैं अपने बच्चे पे डिपेंड रह सकता हूँ, इस तरह से देखा जाता था। और हाउ पीपल शुड लुक एट, कि अगर वो 30 से 60 कमा रहे हैं और 60 से 90 को उनको सरवाइव करना है, तो उनकी पर ईयर की सैलरी, ईच ईयर ऑफ अर्निंग शुड कंट्रीब्यूट टू ईच ईयर ऑफ रिटायरमेंट, ईच ईयर की अर्निंग शुड कंट्रीब्यूट टू ईच ईयर ऑफ रिटायरमेंट, फेलिंग टू सेव इन सम ईयर वुड इफेक्ट योर रिटायरमेंट बाय मार्जिन। जब आपने कमाना चालू कर दिया उसी समय आपको अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेना है, कि अगर आपकी जो अर्निंग स्पैन 30 साल है और रिटायरमेंट स्पैन भी 30 साल है, तो सेम परपोर्शनेट में आपका वो अमाउंट उसमें जाना चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल इमेज है जो आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद 4 ऑप्शंस होते हैं कि रिटायरमेंट के अब आप के बाद आप डिपेंड रह सकते हो किसके ऊपर।
सबसे पहला आपके अपने बच्चों के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, जिसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे वाले भविष्य में तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है कि आप गोड्स के सन पे डिपेंड हो जाओ। कल हमने वीडियो में देखा था कि गोड्स के सन कौन होते हैं। तीसरा है माई फाइनेंशियल चाइल्ड पे आप डिपेंड हो जाओ। मेरा फाइनेंशियल चाइल्ड मतलब मेरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मेरी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। और चौथा ऑप्शन है कि आप रीवर्क करो, कि आप दोबारा से जॉब ढूंढो, दोबारा से काम करो। गोड्स का सन जो हमने देखा था, जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। गॉड सन्स वो फरिश्ते जो रिटायर्ड लोगों की सेवा कर रहे हैं। कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा, वो वीडियो देखिए कि जो एक पर्सन था वो वृद्धाश्रम चला रहा था। उसने वहां पे अपनी 50 जो विडोज थी, सीनियर सिटीजन विडोज, उनका वो टेक केयर करता था। ये फरीदाबाद में रहते थे, अब तो इनका डिमाइस हो गया, रवि कालरा जी। ये भी सड़कों पे जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते थे, उनको अपने वृद्धाश्रम में लेके आते थे और वहां पे उनका पूरा इलाज कराते थे, उपचार कराते थे, उनका पूरा रहने का खाने का प्रबंधन करके देते थे। तो ये गॉड सन्स कहलाते हैं, जिसको हम भगवान के फरिश्ते, भगवान के बच्चे कहते हैं। कि या तो आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाओ, गॉड सन्स मतलब कुछ उन पे जो इस तरह के जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, या आप दोबारा काम करना चालू करो, या मेरा फाइनेंशियल चाइल्ड मतलब जो मेरी LIC पॉलिसी है, आप उस पर डिपेंड हो जाओ। ये आपके पास 4 ऑप्शन है रिटायरमेंट के बाद। तो ये एक सर्वे है जो हिंदी में है, आप पूछ सकते हो। ये पूरा सिस्टमैटिक में है, 9 क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे में है। इसका मैं डिजिटल पब्लिसिटी के जो आज के ऑर्गेनाइजर हैं, मुन्ना जी से कहूंगा कि वो 3-4 दिन के बाद इसका इंग्लिश में भी बना के आपको ग्रुप में दे देंगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो इसका इंग्लिश में भी बना के आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि 60 वर्ष की जो रिटायरमेंट बुजुर्ग अवस्था में है, पेंशन जरूरी है, हाँ या ना। दूसरा है, आप कस्टमर से पूछिए कि आपके परिवार में, दोस्त के माता पिता में किसी को पेंशन आ रही है। इस समय कोई ना कोई तो रिलेटिव में होगा जो उसके पास पेंशन आ रही है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे जो दादाजी के साड़ू हैं और साली हैं, उनको अभी पेंशन आती है। तो उनसे पूछिए किसी को आ रही है, जिन्हें पेंशन आती है उन्हें क्या क्या फायदा हो रहा है। ये सब प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि जिन्हें पेंशन आ रही है उन्हें क्या क्या फायदा हो रहा है। तो कस्टमर आपको बताएगा कि उनको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी को सरकार अपने फंड से पेंशन देती है या कर्मचारी की वेतन से हर महीने पैसे काट कर देती है। कि हर महीने उनका भी कुछ इक्वल कंट्रीब्यूशन चलता है, तो वहां पे उनको काट के दिया जाता है। पेंशन की व्यवस्था नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये क्लोज और ओपन एंडेड क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। छठा क्वेश्चन है, आपने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए कितने रुपयों की पेंशन की व्यवस्था कर रखी है। आप पति पत्नी को कम से कम कितनी मासिक पेंशन मिले ताकि प्रसन्नता के साथ आपका जीवन बिताया जा सके। उसके बाद, आप पति पत्नी को सोची गई मासिक पेंशन मिले तो क्या क्या फायदे होंगे। तो जो जिन्हें पेंशन आते हैं उन्हें क्या क्या फायदा हो रहा है, वो 8वां क्वेश्चन इसलिए उससे रिलेटेड कराए कि आपको भी पेंशन आने लगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। और प्रतिदिन की छोटी सी राशि आपके सपने को पूरा कर सकती है, कि आप इसकी जानकारी लेना चाहते हो। छोटा सा सर्वे फॉर्म है, प्रोबिंग क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मिक्स करके बनाया गया है। इसको आप यूज करके अपनी कॉल ओपनिंग में भी यूज कर सकते हो, या मार्केट में जाके जैसे DTM चलता है, डेली मीटिंग टारगेट, उसके लिए भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। जी मैंने अभी अनाउंस किया है कि जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले हैं वो आपको ये 2-3 दिन में इंग्लिश में भी करके ग्रुप में शेयर कर देंगे इसका PDF। उसका दोस्तों एक कंसेप्ट है जो बहुत यूज होता है, बहुत चलता है, कि आप किसी को भी ट्विन चाइल्ड कंसेप्ट के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग की अवेयरनेस बता सकते हो। आप कस्टमर से कहिए कि सर जो आपका लास्ट बेबी हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या कितने साल पहले वो हुए थे, या उनकी एज क्या है, जैसे 4 साल 5 साल। तो उस समय अगर एक की जगह 2 होते तो आप क्या करते, एक को लेके आते या दोनों को लेके आते। दोनों को लेके आते। एक पे अभी आपका कितना खर्चा चल रहा है,
मंथली कितना एक्सपेंसेस हो जाता है बच्चों के वैक्सीनेशन में, हो सकता है प्ले वे स्कूल में जा रहा हो तो वहाँ की ट्यूशन फीस में। तो ये एवरेज 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार आता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है कि सर अगर एक बच्चे पे 6 हजार खर्चा है तो दूसरे बच्चे पे भी आपका 6 हजार रुपये खर्चा होता, सही कह रहा हूँ। उसके बाद आप इनको कंसेप्ट बताइए ये वाला, कि मैं भी आपको एक बच्चा देने चाहता हूं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अडॉप्टेड चाइल्ड। जिस तरह आपका आपका चाइल्ड है, उसी तरह ये भी एक फाइनेंशियल अडॉप्टेड चाइल्ड होगा। ये किस तरह से आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, कि अगर पहले 10 साल में अगर कुछ घर में क्लैमिटीज आ जाती है, कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, तो जो आपका छोटा बेटा है उसको नहीं पता क्या हुआ, वो इमोशनली अटैच है तो रोएगा। आपकी वाइफ सोचेगी कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। तो ये जो मेरा फाइनेंशियल अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये आपके परिवार को खूब सारा पैसा देगा, जिससे कि आपका बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी कर सके और आपकी वाइफ घर के खर्चों को पूरा कर सके। अगर क्लाइमेटी स्ट्राइक करती है 10 साल बाद, 12 साल बाद, क्योंकि उस समय आपका बच्चा समझदार हो चुका होगा, तो वो सोचेगा कि अब मेरे जो एजुकेशन है इसका फ्यूचर में कैसे चलेगी, फ्यूचर में खर्चा कैसे आएगा। बच्ची सोच सकती है कि मेरी एजुकेशन का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये उस समय आपके परिवार को खूब सारा पैसा देगा, जिससे कि आपके बच्चों का जो एजुकेशन है वो ना रुके, एजुकेशन सपोर्ट के लिए पैसा देगा। और अगर मैच्योरिटी होती है तो आपको आपके रिटायरमेंट पे आपके सारे सपने पूरे कराने के लिए, कि आपको नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वोकेशंस पे जाना है, बाहर घूमने जाना है, उसको सारे सपने पूरे करने के लिए मेरा जो फाइनेंशियल चाइल्ड है वो आपको पूरा पैसा देगा। तो अगर एक की जगह 2 बच्चे हुए होते तो आप उस बच्चे को भी रखते, उस पर उतना ही खर्चा करते। सेम खर्चा आप मेरे फाइनेंशियल अडॉप्टेड चाइल्ड पे कीजिए। जो बच्चा बड़ा होके हो सकता है आपका वो टेक केयर ना कर पाए, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे, वो मेरे फाइनेंशियल अडॉप्टेड चाइल्ड में वो ताकत है कि वो आपके बच्चे की सारी, आपके परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, थिंग्स विच शुड हैपन एट रिटायरमेंट। रिटायर्ड पर्सन शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस। कि रिटायर्ड पर्सन ओनर होना चाहिए हाउस का। कभी भी अपने जीते जी हाउस को अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, हमेशा ओनरशिप अपने पास रखनी चाहिए। इसलिए आप अपने क्लाइंट को हमेशा बताइए कि सर आप विल बना के रखिए, कि विल आपका ये काम करेगी कि आपको शुरू में ओनरशिप नहीं देनी पड़ेगी। रिटायर्ड पर्सन शुड हैव एडुकेट हेल्थ कवर। उनके पास एडुकेट हेल्थ कवर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक मेडिकल बिल उनका पूरा जो सेविंग्स है वो इरोड कर सकता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो केवल एक मेडिकल दूर है। अगर उसका एक मेडिकल बिल बड़ा आ गया तो वो मिडिल क्लास से पॉवर्टी की लाइन में जा सकता है। तो रिटायर्ड पर्सन के पास एक एडुकेट हेल्थ कवर होना चाहिए। रिटायरमेंट के समय आपकी जो मेजर लाइबिलिटीज हैं, हाउस लोन है, कोई कार का ईएमआई चल रही है, बच्चों की एजुकेशन लोन का ईएमआई चल रही है, ये शुड भी क्लोज हो जानी चाहिए, चलती हुई नहीं रहनी चाहिए। रिटायर्ड पर्सन शुड क्रिएट ए इमरजेंसी फंड टू मीट एनी कॉन्टीजेंसी। एक इमरजेंसी फंड उनके पास होना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है, कॉन्टीजेंसी आती है, तो वहां से उस फंड को दे सकें। हमारे जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है उस पर कोई हाथ ना डले। रिटायर्ड पर्सन शुड क्रिएट ए एडुकेट रिटायरमेंट फंड। एक रिटायरमेंट के लिए अपने लिए अपने पास अलग से पूरा बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, और एक स्टडी कैश फ्लो भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कॉर्पस की ही प्लानिंग करते हैं लेकिन कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं करते, तो कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। केबीसी में हमने सुशील कुमार का एग्जांपल देखा कि 5 करोड़ रुपए आए, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के ना वजह से वो पैसा चला भी गया। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपका ये भी रोल है कि उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां से पर्सन को, रिटायर्ड पर्सन को, जो आपका इन्वेस्टर्स है, उसको स्टडी कैश फ्लो मिलता रहे। तुमने ऊपर बताया कि विल रेडी होनी चाहिए। ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विल्स हमेशा रेडी होनी चाहिए। और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मस्ट बी फिक्स्ड होनी चाहिए। जो आपका
सिक्स पॉइंट है कि एक स्टडी कैश फ्लो इनकम होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होनी चाहिए विदाउट एनी फ्लक्चुएशन और फिजिकल एफर्ट। तो उसमें कोई फिजिकल एफर्ट ना लगे कि आपको हर महीने रेंट कलेक्शन के लिए जाना पड़ रहा है, हर महीने आपको दुकानदार के पास कोई पैसा लेके आना पड़ रहा है। किसी भी मार्केट का फ्लक्चुएशन उस पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए और कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं आना चाहिए कि हर 1 तारीख को सुबह हो 10 बजे आपके अकाउंट में मैसेज आना चाहिए कि वो पैसा आपके पास आ गया है। उसके बाद है दोस्तों, क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं कि चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन और हमारा रिटायरमेंट प्लान लगभग एक साथ आ जाता है। आजकल क्या है, जो मैरिज है वो 28-30 साल की एज में होने लग गई है, जिसकी वजह से जो बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज है वो पर्सन की 55 से 60 साल की एज में फॉलो करती है और वही टाइम होता है कि हमारा रिटायरमेंट भी आ रहा होता है। तो चिल्ड्रंस का हायर एजुकेशन हमारे रिटायरमेंट के कॉर्पस को इफेक्ट कर सकता है। करियर सेटलमेंट, कि आपका बच्चा पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, आप कहे कि मेरे को पापा एक क्लिनिक खोल के दे दो, मेरे को एक शॉप खोल के दे दो, तो आपको वहां पे अपना पैसा डिप्लॉय करना पड़ सकता है। तो करियर सेटलमेंट एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आपका बेटा कहने लगा कि मेरे को आप एमबीए चाय वाला की 40 लाख की 20 लाख की फ्रेंचाइजी दे दो, ये बहुत हो रहा है कि करियर सेटलमेंट के चक्कर में हमको अपना रिटायरमेंट फंड यूज करना पड़ जाता है। हेल्थ का हमने देखा कि बहुत इमरजेंसी आ गई तो हमारा जो फंड है वो हेल्थ में यूज हो जाता है। और अनफॉर्चुनेट इवेंट की कई बार किसी किसी परिवार में एक ऐसी घटना हो जाती है कि जो मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बहू थी, मेरे बेटे की डिमाइस हो गई तो मेरे को मेरी डॉटर इन लॉ की दोबारा से मैरिज करानी पड़ी। उस मैरिज के खर्चे में वो पैसा लग गया। मेरी जो बेटी थी, उनके हस्बैंड जो मेरे दामाद हैं, उनकी डिमाइस हो गई तो मेरे को मेरी बेटी को सपोर्ट के लिए पैसा लग गया। ये भी कुछ इवेंट होते हैं जो हमें कई बार माइंड में रखने चाहिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, व्हाट एल्डर्स नीड द मोस्ट। अभी तक आपको सब क्लियर है? क्लियर है तो एक बार हाँ क्लियर लिख दीजिएगा। अभी तक का जो सेशन चला है वो सब आपको क्लियर है? डबल बार कौन सा था, डबल बार? वो बाद में हम एक बार दिखा देंगे। तो व्हाट एल्डर्स नीड द मोस्ट थोड़े जार्गन्स वर्ड हैं, मैं बाद में समझा दूंगा कि आपको किस तरह यूज करने हैं। कि आप किसी भी एल्डर से पूछो कि उनको रिटायरमेंट में क्या चीज चाहिए, तो 4 चीजें बेसिकली हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जो उनको चाहिए होती हैं। सबसे पहला है अजाइल, कि पर्सन कहता है, अजाइल का मतलब होता है कीप मूविंग, कि मैं रिटायर हो जाऊं लेकिन मेरी बॉडी मूव करती रहे, मतलब मेरे को कोई ऐसी हेल्थ इशू ना आए कि मेरे को किसी नर्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। तो एजाइल का मतलब होता है बॉडी शुड बी कीप मूविंग, कि मैं अपने काम खुद कर सकूं, मेरे को किसी की मदद लेना पड़े, उसको कहते हैं अजाइल। दूसरा होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होता है दोस्तों कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेरे पास रहे, मेरे डिसीजन बाद में मेरे लिए कोई और ना ले। मैं अपने बच्चों से राय ले सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि मेरे पास रिटायरमेंट में फंड आया है, मैं अपनी वाइफ के साथ सिंगापुर घूम के आऊं या मलेशिया घूम के आऊं, हांगकांग होके आऊं या दुबई होके आऊं, मैं राय ले सकता हूं, लेकिन इसका जो एंड डिसीजन है वो मेरे साथ, मेरे पास ही रहे। तो सबसे पहला होता है अजाइल, दूसरा होता है ऑटोनोमस, तीसरा होता है एफिलेशन। आज पहला रिटायरमेंट जो होता था वो हमें क्या लगता था कि लोग रिटायर्ड हो गए, अब सफेद धोती पहले मंदिर में जाके हरे राम हरे कृष्णा जाप करने लगे।
लेकिन आजकल का जो रिटायरमेंट है, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब जो रिटायर्ड लोग हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे दादा दादी नाना नानी पार्क में भी हम देखते हैं कि लोग घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। जो सेम ग्रुप के दोस्त थे वो कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। तो एफिलिएशन का मतलब होता है कि मैं उस सोसाइटी में रहूं और उस सोसाइटी का हिस्सा बन के रहूं। और एसोसिएशन मतलब कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मेरे को मेरे परिवार से अलग ना किया जाए। जहाँ पे जिनके साथ मैं 25 साल 30 साल इमोशनली कनेक्टेड रहा हूं, मैं अपने उस अंतिम समय में, रिटायरमेंट ईयर्स में भी उनके साथ रहना चाहता हूं। तो 4 ए हैं: अजाइल, ऑटोनोमस, एफिलिएशन और एसोसिएशन। किसी भी आप रिटायर से पूछो, अगर आप भी अपने आप से सवाल करो, तो हर कोई चाहेगा कि रिटायरमेंट पे मैं, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट रहे। मतलब कि मैं कुछ ऐसी बीमारी से ना ग्रसित हो जाऊं कि मेरे को व्हील चेयर पे जाना पड़े, या मेरे जो डॉटर इन लॉ है या मेरे जो ग्रैंड सन्स हैं उनको मेरे को मदद करनी पड़ रही है। मैं अजाइल रहूं, मतलब कीप मूविंग रहूं। अजाइल का मतलब होता है सर कीप मूविंग, कि बॉडी शुड बी कीप मूविंग, कि मेरा जो अभी भी है हेल्दी है, मेरी बॉडी फिटनेस है, मेरे को अपने छोटे मोटे काम के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। दूसरा होता है ऑटोनोमस, तीसरा अफिलिएशन और चौथा एसोसिएशन। तो पहला हमने देखा कीप मूविंग, उसके बाद देखा कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए। अफिलिएशन का मतलब होता है कि जो मेरी हॉबीज है, इंटरेस्ट है, मेरे को घूमने जाना है मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे स्कूल के फ्रेंड सर्कल के साथ, कि मैं कुछ ना कुछ ब्रेन चैलेंज में करता रहूं। मतलब कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कि मैं अपनी हॉबीज में लगा रहूं, इंटरेस्ट जिसमें था मैं उसमें लगा रहूं, ब्रेन चैलेंज मेरे को मिले। अगर एफिलिएशन का एक और मतलब होता है कि जैसे एक ग्रुप्स ऑफ पीपल है, वो घूमने जा रहे हैं, तो उनके साथ मैं भी उनकी कंपनी बनूं। और एसोसिएशन होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ का हिस्सा रहूं, मेरे को कभी भी वहां से दरकिनार ना किया जाए। मैं जिस परिवार के साथ इमोशनली इतने साल तक कनेक्ट रहा, मैं उससे जुड़ा रहूं। तो ये 4 ए होते हैं। और इन सब 4 ए को पूरा करने के लिए एक ए की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको 4 ए सिखाना है, इसलिए ये जार्गन्स वर्ड यूज किए हैं, क्योंकि जो 5th ए है, इन 4 ए को पूरा करने के लिए एक जरूरत है, वो है 5th ए, एडुकेट मनी। अगर आपके पास एडुकेट मनी है तो आप ये चारों चीज पूरी कर सकते हैं। तो जो एल्डर नीड्स द मोस्ट है 4 ए, और इन 4 ए को पूरा करने के लिए हमें जो 5th ए चाहिए, वो चाहिए रिटायरमेंट में एडुकेट मनी। विदाउट उसके हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। तो लोग चाहते तो ये हैं, लेकिन होता क्या है वो भी देखते हैं। 40% लोगों को दोबारा से वर्क की स्टार्ट करनी पड़ती है। अपने सीवीज को, बायोडाटा को लेके इधर उधर घूमना पड़ता है कि मेरे को कोई काम मिल जाए निर्वाह के लिए। 25% स्टार्टअप सर्वाइवल एक्टिविटी, कोई चाय का छोटा दुकान लगा लिया, पान की दुकान लगा ली, कि जिससे मैं सरवाइव कर सकूं, किसी एटीएम के आगे बैठ गए। 21% रेंट आउट द स्पेयर रूम, कि 2 रूम का घर है तो एक रूम रेंट पे दे दिया, कोई दुकान रेंट पे दे दी, वहां से कुछ इनकम आने लग जाए, तो उससे मैं अपने खर्चे पूरे करूं। 90% डिप इनटू सेविंग, कि अपनी सेविंग्स जो है छोटी मोटी, उसी में से छोटा छोटा निकाल के अपना किसी तरह से केवल जो बेसिक नीड है, फूड की नीड है, वो पूरी कर लें। तो चाहते तो 4 हैं, लेकिन सिचुएशन ये अराइज हो जाती है क्योंकि उनके पास जो 5th है एडुकेट मनी, वो पूरी नहीं है। 19% अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, कि अपना घर बेच दिया, बड़े घर में रहते थे उसको बेच के छोटे घर में आ गए, जो थोड़ा बहुत पैसा लगा वहां से अपना रिटायरमेंट फंड को यूज करेंगे। हाउस प्लॉट, अपना जो फार्म हाउस है, वाइफ के गोल्ड दिलाए थे, वो बेच देते हैं।
और कुछ लोग गवर्नमेंट से या इंडस्ट्री से सीख मांगते हैं, जैसे विनोद कांबली अपनी इंडस्ट्री से सीख मांगी, एके हंगल गवर्नमेंट से इंडस्ट्री से सीख मांगी कि मेरे को आप हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो ये सिचुएशन होती है आफ्टर द रिटायरमेंट। उसके बाद हमने डाटा दिखाया, फैक्ट दिखाया, उसके बाद फिर हमने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई कि 60 साल की उम्र के बाद भी बुजुर्ग कर रहे हैं काम। क्यों? क्योंकि उनके पास जो फिफ्थ ए था, एडुकेट मनी, वो नहीं था। पागल खाने में मिला था बॉलीवुड का हीरो भीख मांगते दिखे अंतरा माली के पिता, कि कितना पैसा आपने कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि कितना बचाते हो वो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे कामली ग्राउंड पर काम करने को तैयार, कि मेरे को ग्राउंड मैन की आप जॉब दे दो। ये तिजोरिया के महापात्र हैं, जिनके पास महल था, 40 तेंदुए थे, 100 नौकर थे, लेकिन आज गांव वालों की दया पे झोपड़ी में गुजार रहे हैं दिन। तो ये सब होता है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आपने अपने रिटायरमेंट को उस तरह से प्लान नहीं किया। एके हंगल 95 ईयर्स की एज में सफर्स इन पॉवर्टी, कितनी ज्यादा हिट फिल्में दी, कितने सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसके बाद भी पॉवर्टी में जीना पड़ा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था। तो लॉ ऑफ नेचर को समझते हैं कि लॉ ऑफ नेचर से आप किस तरह अपने कस्टमर को रिटायरमेंट प्लानिंग की अवेयरनेस बता सकते हैं। तो ये आंट्स थ्योरी होती है, मतलब चींटी की थ्योरी, आंट थ्योरी। चींटी क्या है? आंट इज एन इंसेक्ट विच रोम। आंट बहुत एक छोटा सा कीड़ा है, इंसेक्ट है, जो इधर उधर रोम करता है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर जाता है। आंट कहाँ पे रहते हैं? आंट्स लिव इन दियर सोइल हाउस। जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसको खोद के वो सोइल हाउस बनाते हैं, वहां पे वो रहते हैं। हम चींटियों को बारिश के समय, मानसून के समय नहीं देख पाते, क्योंकि बारिश के पानी में वो बह जाती हैं, मर जाती हैं। तो वो बारिश में, मानसून के समय सोल हाउस में ही रहती हैं, घर के, जो उसमें अपना 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 घर बना रखा है उसमें रहती है। उसके बाद दे हैड कलेक्टेड फूड बिफोर मानसून फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ। दोस्तों, आपने कस्टमर को कैसे समझाइए, आपने सब कस्टमर को ये बताया कि सर जो एक छोटी सी चींटी होती है, उसको भी पता है कि मेरे को 12 महीने जीवित रहना है, लेकिन 4 महीने ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे मेरे को जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, मतलब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, अपना कोई भी जो वर्क है, दाना इकट्ठा करना, वो नहीं कर पाऊंगी। तो वो क्या करती है, इन 8 महीनों में ही जमीन के नीचे जो अपने सोल हाउस है, वहां पे वो सारा खाना इकट्ठा करती रहती है, जिससे कि वो 4 महीने जब वो जमीन के नीचे रहेगी, वो उसको सपोर्ट कर सके। तो जो गॉड्स है, जो भगवान है, उसने चींटी को भी एक छोटा सा इंट्यूशन दिया है कि वो अपने रिटायरमेंट का प्रोविजन करे, क्योंकि वो 4 महीने उनके पास फूड के लिए कुछ भी नहीं होने वाला, उनको उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा जो उन्होंने 8 महीने में बचाया है। उसी तरह हमें भी हमारे रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट 25 से 30 साल अपनी उस इनकम पे डिपेंड रहना पड़ेगा जो हम अपने इस वर्किंग ईयर्स में बचाएंगे। अगर चींटी अपने रिटायरमेंट के बारे में इतना सोच सकती है, प्लान कर सकती है, तो ह्यूमन बीइंग हम क्यों नहीं करते, हम क्यों अवॉइड करते हैं? तो ये लॉ ऑफ नेचर है, आर्ट थ्योरी है, इसको अपने कस्टमर को बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि एक छोटी सी चींटी भी हमें रिटायरमेंट की इंपॉर्टेंस, सेविंग की इंपॉर्टेंस बता देती है। तो हम क्यों डिले करते हैं, हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्लियर है दोस्तों? आर्ट थ्योरी आप सभी को क्लियर है? बस अभी 5 मिनट और सेशन चलेगा, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। दोस्तों, हम सब ने बचपन में भी स्टोरी सुनी थी आंट और ग्रास होपर की। वो आप अपने कस्टमर को बताइए
कि एक जंगल था, वहां पे आंट और ग्रास होपर थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जो ग्रास होपर था वो क्या करता था कि वो मस्ती में रहता था, और जो आंट थी वो हमेशा अपना जो भोजन इकट्ठा करती रहती थी अपने सोयल हाउस में रखने के लिए। और जब भी वो जाती थी तो ग्रास होपर से भी कहती थी कि मौसम बदलने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है, तुम भी कुछ अरेंजमेंट करके रखो, इंतजाम करके रखो, नहीं तो तुम्हें भी दिक्कत आएगी। लेकिन जो ग्रास होपर था वो अपनी मस्ती में था, नाच गाना करना जैसे आजकल की यंग जनरेशन करती है, सेविंग नहीं करना, पार्टीज करना, वोकेशंस पे घूम के आ जाना, ईएमआईज पे सब सामान ले लेना, सेविंग्स नहीं करता। लेकिन जो भी आंट उसके पास से जाती थी हमेशा कहती थी कि जो है आप प्रोविजन करके रखो, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन वो जो ग्रास होपर है उसकी बात नहीं सुनता था, वो हमेशा मस्ती में रहता था और आंट हमेशा उसको समझाती रहती थी। ऐसा कर करके जो आंट्स है उन्होंने अपना बहुत सारा, ग्रास होपर टिड्डा होता है, टिड्डा, ये यूट्यूब पे भी आपको स्टोरी मिल जाएगी। ये तो केवल हम अपने कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। तो इस पीरियड में जो ग्रास होपर है वो बहुत कैजुअल रहा, उसने बिल्कुल भी आंट की बात नहीं मानी। और इतने टाइम में ग्रास होपर ने अपना पूरा जो घर था वो पूरा भर दिया अपने खाने से, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो है सीजन आने वाला है बर्फ का, और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वही होता है दोस्तों कि जब वो सीजन आता है बर्फ का, तो चींटियां जो हैं वो आराम से वो टाइम को स्पेंड कर जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहले से ही पूरा सेविंग करके रखा था, पहले से ही अरेंजमेंट करके रखा था, प्रोविजन करके रखा था। क्योंकि ग्रास होपर ने उसको कैजुअल वे में लिया, उनकी बात नहीं मानी, सेविंग नहीं करी, कुछ भी प्रोविजन नहीं किया, तो उसको उस पीरियड में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हमारे अच्छे दिन हैं, जब हमारे बढ़िया दिन हैं, तभी भी हमको हमारे उन दिनों के लिए एक सेविंग करके रखनी है कि जिस समय हमारे पास वो चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये काम है कि मैं आपको उस ग्रास होपर की तरह ना बनने दूं, उस आंट की तरह बनने दूं, जो अपने रेनी सीजन्स के लिए, अपने विंटर सीजन्स के लिए सेव करके चलता है, इन्वेस्ट करके चलता है। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू भी आप अपने कस्टमर को समझा सकते हो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज है जो हमने बचपन से सुनी है, और स्टोरीज से हम बहुत जल्दी रिलेट होते हैं, बहुत जल्दी हम ज्यादा कोई भी स्टोरीज के थ्रू हम जब समझते हैं तो बहुत जल्दी हम कैप्चर करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा डे 1। बाकी का जो है हम कल लेंगे। आपको डे 1 कैसा लगा? 15 मिनट हमारे एक्स्ट्रा हुए हैं। कल का जो सेशन होगा दोस्तों वो अराउंड 2 आवर्स का सेशन होगा, क्योंकि हमें टोटल ये 3 डेज में 180 स्लाइड्स कवर करनी है, और अगर हमने 66 स्लाइड्स कवर की है तो कल का जो सेशन है वो 10, 10:15 बजे तक चलेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा? क्या दो मेन लर्निंग आपने सीखी, और क्या दो या एक प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे? कि किसी को हो सकता है आप 4A समझाओ, किसी को हो सकता है आप 4 फेज ऑफ इंडिया समझाओ, किसी को हो सकता है कि आप ये स्टोरी समझाओ ग्रास ओपर की। तो इस तरह आपको वो लेके चलना है। अभी हम 1 घंटे के लिए ग्रुप खोलेंगे, तो आपको केवल आज की 2 लर्निंग, और क्या एक आप प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, वो आपको आप ग्रुप में लिखिएगा। सेशन सर 8 बजे ही होगा, क्योंकि मेरा ऑफिस 7:55 पे बंद होता है, तो 8 बजे ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो उससे पहले बहुत डिस्टरबेंस रहती है। तो ये जो पीडीएफ है इसका 3 दिन का हम एट द एंड ऑफ द 3rd डे आपको पूरा दे देंगे, और इसका रिकॉर्डिंग आपको डे 1, डे 2, डे 3 का भी मिल जाएगा। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ जो भी स्लाइड दिखाई जाएंगी
180 स्लाइड्स, तो उसका पूरा आपको पीडीएफ हम देंगे। हाँ, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब आपको मिलेगा, जो हमने कमिटमेंट किया है वो सब आपको प्रोवाइड होगा। तो 4 फेस ऑफ इंडिया पे दोस्तों आप काम कीजिए, और जो भी स्टोरीज हैं आप अपने दोस्तों को स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। अगर आप उनको डायरेक्ट वे में इंश्योरेंस नहीं बता सकते तो स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। जो सबसे पहले हमने टाइम ट्रेवल विजुअलाइजेशन बताया, वो भी बहुत पावरफुल टूल है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कल सेंड करेंगे सर, कल आपको मिल जाएगी 12-1 बजे तक ग्रुप में। बार ग्राफ कौन से उसमें है, एक बार आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग मिनेश जी। हाँ, बार ग्राफ वो 60 to 90 वाला आपने दो साइड दिखाया था ना। एक मिनट। ये 30 to 60, 60 to 90। हाँ, ये वाला। इसमें देखो सर, दिखा रहा है इसमें कि हाउ पीपल लुक एट इट जो जो है ना सर, हाँ हाँ। वो पुराना टाइम का दिखा रहे हैं आप। नहीं नहीं, इसमें ये दिखा रहा है सर, जैसे आपने 30 साल की एज पे आपने काम करना स्टार्ट किया, जी। तो आपको उसी समय अपने लिए एक सेविंग करके रखनी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्पेन 60 to 90 है, तो आप 30 साल रिटायरमेंट के बाद जीने वाले हो। नहीं, वो तो शुड लुक एट इट में आएगा। हाँ हाउ हाँ। पीपल लुक एट इट में क्या है? वो हाउ वो पीपल इट लुक में होता था कि जो मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रह के अपने टाइम निकाल सकता हूँ। अच्छा। ये जो है कि मैं डिपेंड हूँ अपने बच्चों पे। ओके। अब जो दूसरा है कि मैं बच्चों पे डिपेंड नहीं रहूंगा, तो मेरे को अपनी उस इनकम में से ही अपने जो नेक्स्ट के 30 ईयर्स या 25 ईयर्स हैं उसका प्रोविजन करना है। जितना हम डिले करेंगे, उतना ही हमारा रिटायरमेंट ईयर भी डिले होता रहेगा। राइट सर, तो मैं लेफ्ट साइड वाला जो लुक एट इट है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज था इसीलिए। ओके ओके, वो तो सर कि जैसे हमने शुरू में दिखाया था कि आप अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो राइट उसको राइट। उसको ये इमेज वो कर रही थी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। तो कैसा लगा आपको सबको सेशन? सर बहुत अच्छा रहा। और मैंने 3 पॉइंट मार्क आउट किया है। एक तो डिसीजन जो लेना है, रिलेशनशिप, प्रेजेंटेशन एंड इमोशनल, ओके। दैट इज़ वन पार्ट, एंड सेकंड इज आइस ब्रेकिंग बाय क्वेश्चनरी, हाँ, उसका एंड भी थर्ड मैं वन, हाँ, इंग्लिश थर्ड में वन इज पीडीएफ। 4 फेज ऑफ इंडिया। 4 फेस ऑफ इंडिया सर बहुत बहुत पावरफुल है। इससे पहले जो हमारा ये बैच हुआ था, अप्रैल में हुआ था, 17, 18, 19 अप्रैल को, उसमें भी लोगों के बहुत अच्छे मतलब फीडबैक आ रहे हैं कि सर 4 फेस ऑफ इंडिया से लोग रिलेट कर पा रहे हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि राइट राइट सर। एजुकेशनल टूल की तरह आप उनको बता रहे हो। आप उन पे कोई भी मतलब प्रोडक्ट लेना है या उसका नहीं बता रहे, सबसे पहले आप उनको अवेयर कर रहे हो। राइट। और उस अवेयर के बाद जो भी इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं कि लोगों को कैसे अब फेस करना पड़ रहा है, कि उनके बच्चे उनको बाहर निकाल रहे हैं, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे उसको कीजिए। क्योंकि 4 फेस ऑफ इंडिया से भी आप बहुत अच्छा, क्योंकि मेन है आप एक जो पैशन शुरू में बताया था कि आप एक पर्पस बनाइए कि डेली मैं 5 लोगों को 4 फेस ऑफ इंडिया बताऊंगा। ओके। यस। ठीक है दोस्तों, तो हम मीटिंग एंड कर दें। अगर मीटिंग, तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिएगा तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। कल हम
चालू करेंगे मीटिंग अपनी 8 बजे से और वो 10 बजे तक रहेगी। कल भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, 4-5 कंसेप्ट्स और भी बहुत कुछ है कल के लिए। कल काफी ज्यादा कंटेंट है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अश्वनी जी? हाँ जी सर। जी अभी जी। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का 6 लाख रुपए साल का 50,000 रुपये महीने की इनकम है, हाँ तो 6 लाख रुपए साल के हो गए। ठीक है। 30 से 60 साल तक वो उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से भी वो बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा उसको ना। उसको ये बोले कि भाई 50,000 रुपये अगर आपका है, अगर आप 10,000 रुपये महीना भी आगे के लिए 60 से 90 के लिए इस्तेमाल करें अपना, और मतलब मान के चलिए कि 50,000 की जगह आपको 60,000 रुपये चाहिए, और 10,000 रुपये आप अपना सेकंड चाइल्ड के तौर पे आप आगे के लिए रखिए। आई थिंक बिल्कुल। दिस विल सर्व द पर्पस। ये भी होता है सर, इसमें जैसे कल हम बताएंगे तो इसमें ऑफर लेटर टेक्निक भी होती है। आप किसी भी पर्सन के पास जैसे आप जाते हो, जिनको सपोज कीजिए 1 लाख रुपए मिल रहा है, आप उनसे कहो कि आपको ये ऑफर लेटर में 80,000 रुपये लिखा होता, और 2 ऑफर लेटर आपके पास आते कि एक तो 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, 60 साल तक मिलेगा, दूसरा 80,000 रुपये मिलेंगे लेकिन लाइफ टाइम मिलेंगे, तो कौन सा ऑफर लेटर आप चूज करते? सर एक चीज का डिफरेंस और आता है, जो एक सैलरीड पर्सन है उसकी माइंडसेट अलग होता है, और जो बिजनेस पर्सन है उसका माइंडसेट अलग होता है। दोनों को हम कोरिलेट कर ही नहीं सकते। हाँ ये उनके लिए है जो बिजनेसमैन के लिए। आज मैंने आपको पूरा रेमंड का इसलिए पूरा एग्जांपल दिया है। और जी जो ऑफर लेटर वाला है ये उनके लिए है जिनको जॉब लगी हुई है। जी। आपके सेशन जो है बहुत अच्छे हैं सर। इसमें जो है हम रेगुलर एक तो सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, और नॉलेज अपडेट रहती है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू अश्वनी जी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है दोस्तों, वाइंड अप करते हैं। और किसी का कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है मेरे को, तो कल हम मिलते हैं। आपको लिंक ग्रुप में 7 बजे मिल जाएगा, और 8 बजे हम अपने सेशन की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आप सभी का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। Sir, excellent, sir. हेलो। Yeah, sir. Today's session is excellent, sir. ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Sir, I want one more. The Raymond's one of the stories I told you, sir. यस यस। So kindly translate in English, sir, little bit. या इंग्लिश आर्टिकल आई विल शेयर सर, टुमारो इंग्लिश आर्टिकल आल्सो शेयर। Okay, please, sir. Please. Thank you, Okay, sir. sir. Thank Okay. you. Thank you. Really happy. ओके सर, थैंक यू। Thank you. एस बी है। ओके सर, थैंक यू सो Thank मच। you, sir. Thank you very वाइंड अप much. करते हैं आज का सेशन, Yes. और थैंक यू अगेन। Thank you.